चलिए आज बात करते हैं फाइनेंस की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में। और वादा रहा, इसे हम इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आज के बाद किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कहानी को समझना बच्चों का खेल हो जाएगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, मान लीजिए एक छोटी सी दुकान या कोई ऑनलाइन स्टोर। महीने के आखिर में सबसे जरूरी सवाल क्या होते हैं? यही ना कि भाई इस महीने कमाया कितना, उस कमाई के लिए जेब से गया कितना, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर में हाथ में कुछ बचा भी, ये सब चला गया, मतलब फायदा हुआ या नुकसान। और इन्हीं सारे सवालों का एक पक्का जवाब देने के लिए, चाहे वो नुक्कड़ की चाय की दुकान हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी, सबके सब एक ही डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं और उसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये समझिए किसी भी बिजनेस का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। तो ठीक है, अब जरा डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि इनकम स्टेटमेंट आखिर भला क्या है और ये काम कैसे करता है। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस या P&L स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह असल में एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है। यह हमें एक फिक्स टाइम पीरियड, जैसे 1 महीना, 3 महीने या 1 साल के अंदर कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाती है। मतलब एकदम सीधी भाषा में, कंपनी ने पैसा कमाया या गवाया। अब सुनने में ये सब थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले पर टिका है। कंपनी की कुल कमाई यानी रेवेन्यू में से उसके सारे खर्चे निकाल दीजिए। जो भी आखिर में बचेगा वही उसका प्रॉफिट या लॉस है। बस इतना ही है। तो अब तैयार हो जाइए, हम इस स्टेटमेंट को एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। हम अपना सफर शुरू करेंगे टॉप लाइन से और धीरे धीरे नीचे आते हुए पहुंचेंगे बॉटम लाइन तक। देखते हैं ये होता कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है सबसे ऊपर से, यानी रेवेन्यू या सेल्स से। इसे टॉप लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट में हमेशा सबसे पहले टॉप पर लिखी जाती है। ये वो टोटल पैसा है जो कंपनी ने अपना सामान या सर्विस बेचकर कमाया। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अच्छा, कमाई तो हो गई, लेकिन इस सामान को बनाने में कुछ खर्चा भी तो आया होगा, है ना? बस रेवेन्यू के ठीक नीचे हम वही लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्ट में COGS कहते हैं। ये वो सीधा खर्चा है जो प्रोडक्ट बनाने में लगा, जैसे कच्चा माल, फैक्ट्री में काम करने वालों की सैलरी, पैकेजिंग वगैरह। तो जब हम रेवेन्यू से ये COGS यानी सीधा खर्चा हटा देते हैं, तो जो बचता है उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये नंबर हमें बताता है कि कंपनी अपना मेन प्रोडक्ट बनाने और बेचने में कितनी एफिशिएंट है। यहीं पर एनालिस्ट एक और चीज देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। मतलब बिक्री के हर 100 रुपए पर कंपनी कितना कमा रही है बाकी खर्चे हटाने से पहले। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने का खर्चा तो हो गया, पर बिजनेस सिर्फ फैक्ट्री में तो नहीं चलता है ना। ऑफिस का किराया, मार्केटिंग का खर्चा, सेल्स टीम की सैलरी, बिजली का बिल, ये सब खर्चे भी तो हैं। इन्हें कहते हैं ऑपरेटिंग खर्चे, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे। और बस जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से ये ऑपरेटिंग खर्चे भी निकाल देते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसे EBIP भी कहते हैं, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये नंबर कंपनी के कोर बिजनेस की असली ताकत दिखाता है, बिना किसी लोन या टैक्स के असर के। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इन सबको एक साथ एक सिंपल से उदाहरण में देखते हैं। इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए इस टेबल को लाइन बाय लाइन समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 रुपए का सामान बेचा, ये हो गया रेवेन्यू। उसे बनाने में 60 रुपए लग गए, ये है COGS। तो 100 में से 60 गए, बचे 40 रुपए, ये है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ऑफिस और मार्केटिंग पर 20 रुपए और खर्च हो गए, तो अब बचे 20 रुपए, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर कंपनी ने लोन पर 5 रुपए का ब्याज और सरकार को 3 रुपए का टैक्स दिया, तो 20 में से ये 8 रुपए भी गए। आखिर में हाथ में क्या बचा? सिर्फ 12 रुपए। यही है नेट प्रॉफिट, असली बॉटम लाइन। और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? 100 रुपए की सेल पर 12 रुपए का फायदा, मतलब 12%। यही वो नंबर है जो कंपनियों की असली कमाई की ताकत बताता है। तो देखा आपने, कहानी 100 रुपए की कमाई से शुरू हुई थी और सारे खर्चे कटते कटते आखिर में 12 रुपए के मुनाफे पर खत्म हुई। इनकम स्टेटमेंट असल में पैसे के इसी सफर की कहानी सुनाता है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि इनकम स्टेटमेंट बनता कैसे है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब किसको फर्क पड़ता है इन नंबरों से? अरे बहुत लोगों को फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स, जो ये देखते हैं कि कंपनी पैसा कमा भी रही है या नहीं, तभी तो वो पैसा लगाएंगे। फिर बैंक, जो लोन देने से पहले कंपनी की कमाई चेक करते हैं। खुद कंपनी का मैनेजमेंट अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इसे देखता है। और हाँ, एनालिस्ट्स तो इसका इस्तेमाल एक कंपनी की दूसरी से तुलना करने के लिए करते हैं।
चलिए, आप कुछ बहुत ज़रूरी बातें समझ लेते हैं और एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन को दूर करते हैं जो अक्सर नए लोगों को होती है। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेवेन्यू यानी टॉप लाइन वो कुल पैसा है जो सेल्स से आया, जबकि प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन वो पैसा है जो सारे खर्चे चुकाने के बाद असल में बचा। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि किसी कंपनी की बहुत ज़्यादा सेल्स देखकर खुश नहीं हो जाना है। ज़्यादा बिक्री का मतलब हमेशा ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक कंपनी हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू कमाए लेकिन साल के आखिर में वो नुकसान में हो। इसीलिए सिर्फ टॉप लाइन नहीं, बॉटम लाइन देखना ज़रूरी है। तो आखिर में इनकम स्टेटमेंट की पूरी कहानी को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। रेवेन्यू से शुरू करो, फिर उसमें से COGS घटाओ, फिर ऑपरेटिंग खर्चे घटाओ और आखिर में ब्याज और टैक्स घटा दो। जो बचेगा वही है नेट प्रॉफिट। बस इतना ही सिंपल है। तो इनकम स्टेटमेंट ने हमें कंपनी की परफॉर्मेंस तो बता दी कि उसने पिछले एक साल में क्या कमाया और क्या गंवाया, लेकिन कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। एक सवाल तो रह ही गया, कंपनी के पास खुद की संपत्ति कितनी है और उस पर उधार या कर्ज कितना है। इस सवाल का जवाब हमें एक दूसरे स्टेटमेंट से मिलता है जिसकी बात हम अगली बार करेंगे।